स्वागत है आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल है बैच जीत 2025 बैच में, जहां पे आज हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम मेल वाला पार्ट आज कंप्लीट कर चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था क्या, पीएमसी कैसा है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। एवरी सेल ऑफ स्पोरोजेनियस टिश्यू इज पोलन मदर सेल, यानी कि ये क्या करेगा, ये करेगा मियोसिस। अब क्योंकि इसके ऊपर कैलोरी शुगर वो वाला हम पार्ट नहीं अभी बताएंगे, वो तो हमने पिछले लेक्चर में बता दिया, तो वो दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो मेनली क्या बताना है उसकी तरफ मैं जा रहा हूँ। इससे हमने पढ़ा था कि माइक्रोस्पोर का टेट्राड बन रहा था, तो वही माइक्रोस्पोर का टेट्राड मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखाया है। ये माइक्रोस्पोर का टेट्राड है, जिसमें से एक माइक्रोस्पोर जो है वो आगे जाके क्या बनता है, एक पोलन ग्रेन बनाएगा। तो एक माइक्रोस्पोर ने बनाया एक पोलन ग्रेन, इसको हम अभी स्टडी करने वाले हैं, ये कैसे बन रहा है। इसको मैंने नाम दिया क्या, डेवलपमेंट्स इन माइक्रोस्पोर, कि माइक्रोस्पोर में ऐसा क्या हो रहा है जिससे वो बाद में पोलन ग्रेन बन जा रहा है। इस एक पेज पे आपको इस सारी चीज की समरी मिलेगी। समरी मतलब समरी है ना, डिटेल में इनके जो बीच में टर्म्स यूज होंगे, जो उनमें डिफरेंसेस हैं, वो मैं आपको अगले पेज पे बता दूंगा। ठीक है, देखना कम से कम टाइम में कवर करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे ना। डेवलपमेंट इन माइक्रोस्पोर, ये मैंने बना दिया माइक्रोस्पोर। अब ये क्या है, माइक्रोस्पोर है, जो कि कैसा है, हैप्लॉइड। ये माइक्रोस्पोर है, ठीक है। ये इसका मैंने बना दिया न्यूक्लियस, ठीक है ना, न्यूक्लियस। तो सबसे पहला इस माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होगा, वैक्यूल्स फॉर्म होंगे, मतलब वैक्यूल बनेंगे, वैक्यूल्स बनेंगे। तो ये देखिएगा, ये माइक्रोस्पोर है। अरे यार इतना अजीब सा क्यों बन गया, अभी पहले कितना अच्छा बना है। ये माइक्रोस्पोर है, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस आ गया साइड पे ऐसे, ये न्यूक्लियस है ना। यहाँ पे भी मैं न्यूक्लियस थोड़ा ऐसा बड़ा करके बना देता हूँ, ये न्यूक्लियस है। और अब मैंने क्या बना दिया, यहाँ पे वैक्यूल बना दिया। देखो ये क्या है, वैक्यूल्स, दीज आर कॉल्ड वैक्यूल्स। सेकेंडली, जो ये वैक्यूल हमने बनाए हैं, ये वैक्यूल्स फ्यूज हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे, मतलब एक ही बना लेंगे खुद को। एंड एन असिमेट्रिक स्पिंडल, अरे असिमेट्रिक स्पिंडल बनेगा। अनसिमेट्रिक या असिमेट्रिक, व्हाटएवर द टर्म इज, असिमेट्रिक स्पिंडल इज फॉर्म्ड। बोले स्पिंडल क्या होता है, स्पिंडल, स्पिंडल होता है सेल डिवीजन में मदद आने वाला एक औजार। औजार क्या, एक ऑर्गेनल, वो फॉर्म होगा। ये सेल डिवीजन का काम करवाता है, ठीक है। तो अब ये असिमेट्रिक है, मान लीजिए इसके अंदर माइटोसिस होती, उससे दो इक्वल सेल बनने थे। अब ये असिमेट्रिक है, तो दो सेल कैसे बनेंगे, दो सेल बनेंगे कैसे, असिमेट्रिक है तो अनइक्वल बनेंगे। ठीक लग रहा हूँ क्या मैं आज, क्या ही फर्क पड़ रहा है आपको भी और मुझे भी। फर्क पड़ता तो यहाँ पे मैं ऐसी शर्ट्स डाल के ना आता, ऐसी टी शर्ट, सॉरी, ठीक है। तो ये देखना, अब हमने क्या किया, उसी में इन वैक्यूल्स को फ्यूज करवा दिया। ये लो, ये वैक्यूल हो गए फ्यूज, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस था, ये है न्यूक्लियस, ये है आपके पास न्यूक्लियस। और अब असिमेट्रिक स्पिंडल बनाना है, यानी यहां से मैंने बना दिया छोटा और यहां से मैंने बना दिया ऐसा बड़ा, ठीक है। तो ये असिमेट्रिक स्पिंडल है, और ये क्या करेगा, इस सेल को डिवाइड करवा देगा। अब जब ये डिवाइड होंगे तो कैसे डिवाइड होंगे, थोड़ा ऐसे करते हैं, इसको हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तो ये थर्ड है, थर्ड स्टेप क्या है, माइटोसिस। और कैसी माइटोसिस है, अनइक्वल माइटोसिस है, जिससे दो सेल बनेंगे। तो ये मैंने बनाया पहला सेल, और ये मैंने बना दिया दूसरा सेल। बोले तो एक सेल के अंदर एक सेल बनाया, ऐसे ही बनते हैं। ये पहला सेल है, जिसको हमने बोला है क्या, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल का मतलब जो कि आपके पास गेमीट नहीं बना रहा। गेमीट बनाने वाला सेल क्या वेजिटेटिव होगा क्या, वेजिटेटिव टर्म इज नॉट रिलेटेड टू गेमीट। वेजिटेटिव टर्म हम कम यूज करते थे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपने पढ़ा होगा, है ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपने पढ़ा। तो उसमें फ्रूट्स, जो सॉरी फ्रूट्स तो आता ही नहीं था, उसमें क्या था, लीफ, स्टेम, इस तरह से बनाना। जैसे स्टेम की कटिंग करके आप स्टेम कटिंग ग्रो करते थे, उसको बोलते थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन स्टेम, यूजिंग स्टेम, रोज में होती थी। तो वेजिटेटिव सेल इज नॉट रिलेटेड टू गेमीट्स, मतलब वेजिटेटिव सेल वो है जो गेमीट को नहीं बनाएगा। गेमीट किससे बनेंगे, वेजिटेटिव सेल से नहीं बनेंगे। ये वेजिटेटिव सेल है, और ये वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है ना, वो ऐसा इरेगुलर शेप हो गया, इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस है इसका। irregular nucleus of
वेजिटेटिव सेल, वीसी लिखा है इसको मैंने, वीसी यानी वेजिटेटिव सेल। बोलिए दूसरा सेल कौन सा? अच्छा ये मैंने वही वैक्यूल्स वगैरह भी बनाए हैं, ये वैक्यूल्स है, ठीक है, ये वैक्यूल्स। ये दूसरा सेल कौन सा है? इसका नाम हमने रख दिया जनरेटिव सेल। इसका नाम जनरेटिव सेल क्यों है? क्योंकि इसी से बाद में जाके मेल गमीट बनते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मैंने क्या बना दिया, एक वेजिटेटिव सेल बनाया है, एक आपके पास जनरेटिव सेल बनाया है। जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही है। ये पॉइंट्स मैं आपको अगले पेज पे दिखाऊंगा। इसमें तो मैं आपको सिर्फ ऊपर से समरी बता रहा हूँ। डिटेल में वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल का डिफरेंस पढ़ना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये पॉइंट्स आपको ऐसे ही पढ़ने जैसे पढ़ाया गया है, इसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा और इसके अलावा नहीं पढ़ना है, ठीक है। वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, जो कि मैं आपको अगले पेज पे लिखाऊंगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या है, इंटाइन एंड एक्साइन का फॉर्मेशन। इंटाइन एंड एक्साइन फॉर्मेशन, ये आपके पास फोर्थ स्टेप है। मतलब इसके बाहर दो लेयर्स आ जाती हैं, उसी को हमने बोला इंटाइन एक्साइन। तो ये है आपके पास जो पहले से सेल था वेजिटेटिव सेल, इसके बाहर ये पहली लेयर आई, ठीक है, ये मैंने पहली लेयर बनाई है और ये मैंने बना दी दूसरी लेयर, ठीक है। तो दूसरी लेयर बाहर की तरफ है तो इसलिए इसको बोला है एक्साइन, और ये लेयर अंदर की तरफ है इसलिए इसका नाम हमने रखा है इंटाइन। देखो थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, बट इतना तो संभाल लोगे ना यार। मैं देखने गया हूँ कैमरा पे भी छोटा छोटा दिख रहा है, कितना छोटा दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें यही सारे सेल्स हैं। तो देखो ये मैंने क्या बना दिया, इरेगुलर न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वो है जो सेम है। ये आपके पास स्पिंडल शेप्ड जनरेटिव सेल है, ठीक है, और यहाँ पे वैक्यूल्स वगैरह जो भी है व्हाटएवर, ठीक है। तो ये अब ऐसे मत ही लिखाओ, वैक्यूल्स को मत ही दिखाओ तो बेटर रहेगा, ठीक है, बिकॉज हमारा मेन फोकस तो इन्हीं पे है। तो इसको हमने बोला है मैच्योर पॉलन। अब देखिए यही हमने वो जो इतना कुछ आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है फ्लो चार्ट के थ्रू, वो मैंने आपको ऐसे ही फ्लो चार्ट के थ्रू ही बता दिया और मिनटों में बता दिया। 6 मिनट हुए हैं लेक्चर स्टार्ट हुए, आपको इतना बड़ा इतना भारी ज्ञान मिल गया जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, देयर आर हाई चांसेस कि इससे क्वेश्चन आए, ठीक है। तो ये है आपके पास मैच्योर पॉलन। इस मैच्योर पॉलन में आपको कितने सेल दिख रहे हैं? एक है वेजिटेटिव सेल जो कि है आपके पास ये वेजिटेटिव सेल, और ये है आपके पास जीसी यानी जनरेटिव सेल। जीसी माने जनरेटिव सेल, वीसी माने वेजिटेटिव सेल। तो इसमें दो सेल दिखने को मिल रहे हैं, इसीलिए इसको मैंने बोला है टू सेल्ड स्टेज। टू सेल्ड स्टेज। अब एक्चुअली क्या होता है एंजियोस्पर्म्स में, आपको ये चीज तो पता है ना कि यार पोलन ग्रेन रिलीज होगा एंथर से, है ना, वही तो वो आगे जाएगा और पोलन ग्रेन के अंदर ही मेल गमीट बनेंगे। ये जनरेटिव सेल ही डिवाइड करके मेल गमीट बनाएगा इसके अंदर, है ना। तो इसने जब मेल गमीट बनाए तो वो पोलन ग्रेन के अंदर ही है, तो पोलन ग्रेन को बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाने के लिए एंथर को फूटना पड़ेगा, उसको हमने बोला है डिहाइसेंस। तो जब डिहाइसेंस होगी तो पोलन ग्रेन इस स्टेज में है, या तो वो ऐसे होंगे और ऐसे के ऐसे चले गए बाहर, और या हो सकता है जनरेटिव सेल ने पहले ही मेल गमीट बना लिए फिर बाहर गया, ये भी तो हो सकता है। अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले आप इसको नोट करो, और ये मैं आपको एक बार दोबारा बता रहा हूँ, वेरी वेरी क्लियरली आई एम सेइंग इट, रिपीटिंग इट, ठीक है। पीएमसी में होती है मियोसिस, उससे बनते हैं माइक्रोस्पोर का टेट्राड। हम एक माइक्रोस्पोर को देख रहे हैं, एक माइक्रोस्पोर से एक पोलन ग्रेन बनता है। कैसे बनता है वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। ये आपके पास क्या है, माइक्रोस्पोर है, दिस इज व्हाट माइक्रोस्पोर। इसके अंदर वैक्यूल बन रहे हैं जो कि बाद में जाके फ्यूज हो रहे हैं और एक असिमेट्रिक स्पिंडल भी बन जा रहा है, ठीक है। ये स्पिंडल सेल डिवीजन करवाएगा और इससे जो सेल डिवीजन होगी वो अनइक्वल होगी। अनइक्वल सेल डिवीजन के कारण एक लार्ज सेल बन रहा है वेजिटेटिव सेल, जिसके फीचर्स वगैरह मैं आपको आगे लिखाऊंगा, लार्ज लिखाऊंगा आगे, है ना। ऐसे तो नहीं कि नोट्स में लिखाना छोड़ दूं, ये नोट्स में ना लिखाऊं, ठीक है। पिछली बार भी आपके लेक्चर नोट से ही क्या आए थे, क्वेश्चन आए थे, पिछली बार ना 2024 में, ठीक है। तो इस बार भी आएंगे क्योंकि हम पढ़ाते क्या है लेक्चर में, लेक्चर नोट्स में क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी लिखी हुई है, और अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आएगा तो कहां से आएगा, ठीक है। वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल, ठीक है। फिर ये क्या होगा, ये हो गया अनइक्वल माइटोसिस होगी, फिर क्या होगा, इंटाइन और एक्साइन बन जाएंगी, तो उससे आपके पास मैच्योर पोलन ग्रेन बन जाएगा। उससे आपके पास मैच्योर कितना टाइम हुआ, देखो 7 मिनट हुएंगे, यानी 10 मिनट। तो 10 मिनट में हमने यार देखो कितना कुछ कवर कर लिया, कितना कुछ कवर कर लिया। इसी को अगर मैं आराम आराम से मतलब लग लग के बताऊं कि यार पहले मैंने ये डायग्राम बनाया, फिर ये आराम आराम से बना रहा हूँ, आपको सब कुछ और धीरे बोल रहा हूँ, बार बार एक चीज को रिपीट कर रहा हूँ, लाइव में पढ़ा रहा हूँ, चैट भी साथ में पढ़ रहा हूँ, तो उसमें इसी को बताते बताते मेरे को आधा पौना घंटा तो लग ही जाता, ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो बाकी चैनल्स हैं या यूट्यूब चैनल्स हैं उनमें इसी चीज को पढ़ाते पढ़ाते कितना टाइम लग जाता है, बट जबकि एक्चुअली 2 मिनट का कंसेप्ट है,
जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। बट स्टिल आपको लर्न करने के लिए भी टाइम देना है, इसलिए हम थोड़ा सा रिपीट करते हुए चल रहे हैं, बिकॉज ये लॉन्ग ईयर लॉन्ग बैच है ना, ऐसा नहीं कि यार ये क्रैश कोर्स है। इसीलिए मैं आपको थोड़ा बता के चल रहा हूँ कि ये माइक्रोस्पोर है, इसने क्या बनाया, वैक्यूल बनाए, इसके अंदर जो वैक्यूल है वो फ्यूज हो गए। अब इसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर असिमेट्रिक स्पिंडल, कहीं से बड़ा है कहीं से छोटा है, इसको बोलेंगे असिमेट्रिक। इसने क्या किया, इसने क्या करवाया, अनइक्वल माइटोसिस करवाई। वैसे तो माइटोसिस इक्वल होनी चाहिए, बट ये अनइक्वल है। देखो एन वाले में यानी हैप्लॉइड सेल में अगर माइटोसिस हो रही है तो वो भी एन सेल ही बनेगा ना, माइटोसिस के बाद एन ही बनेंगे। तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल दोनों कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है, ठीक है। अब जनरेटिव सेल से आगे माइटोसिस होते दो और सेल बनते हैं, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। इसको नोट करिए, इसको जल्दी से नोट कर लो। मैं एक बार साइड पे भी हो गया हूँ और इसकी पिक्चर भी क्लिक कर देता हूँ। पिक्चर भी क्लिक हो गई है और मैं साइड से हट भी गया हूँ और मैं अब डस्टर भी ढूंढ रहा हूँ। तब तक आप इसको नोट करिए, तब तक आप इसे नोट करिएगा। अरे भाई हाँ, मेरे को माइक देखना पड़ेगा, बार बार चेक करना पड़ेगा माइक को, बिकॉज क्या हुआ पिछली बार जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, अभी ना ये मैंने दोबारा रिकॉर्ड किया है, इसीलिए देखा आपने नाम वगैरह चैनल का सब कुछ लिखा हुआ था पहले से, मैं खुद नहीं लिखा इस बार आके, मतलब पहले से रिकॉर्ड कर रहा था और उसमें कुछ ना कुछ अड़चन आ गई होगी। तो अड़चन क्या आई यार, पहले ना दो माइक हैं तो मेरे पास, उनमें से एक माइक जो है वो उसकी चार्जिंग 14 मिनट पे ही खत्म हो गई, 14 से पहले ही 10 मिनट पे खत्म हो गई थी। पिछले लेक्चर मैंने 25-30 मिनट का रिकॉर्ड कर ही लिया था लगभग। लास्ट के दो टॉपिक बचे थे, पोलन एलर्जी, पोलन प्रिजर्वेशन बचा था और पोलन वायबिलिटी बचा था, ठीक है। अब देखना, इन 60% एंजियोस्पर्म्स at 2-cell stage the pollen is transferred, whereas in 40%, जो कि कैसे हैं, बचे हुए 40% है, रिमेनिंग 40% it is transferred in 3-celled स्टेज। ये 3-celled स्टेज में ट्रांसफर होता है। मेरे को लगा फिर से बंद हो गया, ठीक है। तो 3-celled स्टेज कैसी होगी देखना, ये वही इरेगुलर न्यूक्लियस वगैरह, ये जनरेटिव सेल है। इसके डिफरेंस के ऊपर मैं आऊंगा, वेजिटेटिव सेल जनरेटिव सेल का डिफरेंस बताऊंगा। ये आपके पास वेजिटेटिव सेल है, ये आपके पास जनरेटिव सेल है, ये आपके पास अंदर वाली लेयर इंटाइन है, ये आपके पास बाहर वाली डिसकंटिन्यूअस लेयर है, इंटाइन एक्साइन, ठीक है, एक्साइन इंटाइन। इसमें क्या हुआ, इसमें ये तो हो गया, इसके बाद क्या करना था, हाँ, इसमें जनरेटिव सेल में हुई है माइटोसिस। जनरेटिव सेल में माइटोसिस होगी तो अब जनरेटिव सेल तो नहीं बचा होगा, उसकी जगह क्या आ गए होंगे, दो मेल गमीट। ये मेल गमीट है और ये इरेगुलर न्यूक्लियस जो है वो वैसे का वैसा ही है, इसमें थोड़ी चेंज आया कुछ भी। ये तो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ये वेजिटेटिव सेल है और ये आपके पास क्या है, दो मेल गमीट बन चुके हैं, ठीक है। ये कैसी स्टेज है, ये 2-celled स्टेज है, क्योंकि इसमें दो ही सेल्स हैं, कौन से, VC प्लस GC। बट यहाँ पे VC प्लस GC नहीं है, यहाँ पे VC तो है बट GC इज डिवाइडेड। GC ने क्या किया, माइटोसिस टू फॉर्म 2 मेल गमीट्स। और ये क्या है, रीजन फॉर इट्स नेम, रीजन फॉर इट्स नेम। हमने जनरेटिव सेल को जनरेटिव सेल क्यों बोला, क्योंकि वो मेल गमीट जनरेट कर रहा है, वो प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे, माइटोसिस, ठीक है। तो अब ऐसा बन चुका है और इसके बाहर भी वही लेयर्स, ये क्या है, इंटाइन है, ये क्या है, एक्साइन है, जो कि डिसकंटिन्यूअस है। तो जहां से ये डिसकंटिन्यूअस होती है उसको हम बोलते हैं जर्म पोर। अब हम जर्म पोर, VC GC के डिफरेंस के बारे में और एक्साइन इंटाइन के डिफरेंस के बारे में चर्चा करेंगे अगले पेज पे, ठीक है। अगले पेज पे क्या, इसी पेज पे करवा दूंगा, बिकॉज ये डायग्राम आपको देखना है। अच्छा, इसमें ये कैसा है, दिस इज 3-celled और इसमें है आपके पास कौन कौन से सेल, VC प्लस 2 मेल गमीट्स, हैंस 3 सेल हो गए ना, 2 मेल गमीट और एक VC। तो मेल गमीट्स कैसे होंगे, वो भी हैप्लॉइड होंगे, बिकॉज वो हैप्लॉइड जनरेटिव सेल से बने हैं, कैसे, माइटोसिस के थ्रू, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना है,
हमने बोला कि 60% में ऐसे ही बन जा रहा है और ऐसे ही रिलीज हो रहा है, 40% में ऐसे रिलीज हो रहा है, मतलब 40% में मेल गमीट रिलीज होने से पहले ही बन गई, इनमें रिलीज होने के बाद मेल गमीट बनेंगे। जीसी माइटोसिस आफ्टर रिलीज ऑफ पोलन। इन पोलन ट्यूब, तो जब पोलन ट्यूब बनेगी रिलीज हो जाएंगे, पोलन ट्यूब बनेगी ना तब जीसी जो है, तब जनरेटिव सेल जो है डिवाइड होके दो मेल गमीट बना लेगा। बट इनमें जीसी माइटोसिस बिफोर पोलन रिलीज, पोलन रिलीज होने से पहले ही माइटोसिस हो गई है जनरेटिव सेल में। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको जो मैंने बताया होगा वो आपके काम आया होगा, और ये आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है और आगे भी आ सकता है। चलिए इसके बाद हम आगे का काम करते हैं। अब हम डिफरेंस वगैरह के बारे में बात करते हैं। मैं इसकी भी एक बार पिक्चर क्लिक कर लेता हूं, बिकॉज जान जाए पर वचन ना जाए। वचन क्या कि आपको हर चीज इस चैनल से प्रोवाइड होगी, नोट्स हो, डीपीपी सॉल्यूशंस हो, लेक्चर्स तो प्रोवाइड होंगे ही होंगे। यार मेरे को ना बहुत डर बैठ गया है मन में कि कहीं अभी भी, क्योंकि ये वाला भी मेरे ख्याल से चार्जिंग इसकी भी कमी है, अभी भी बनाते बनाते वीडियो रिकॉर्ड करते करते ही ये कहीं टपक ना जाए, मतलब लुढ़क ना जाए, बेहाल ना हो जाए, बेहोश ना हो जाए। अरे यार मैंने उसको क्यों मिटा दिया, चलो दोबारा बना लेते हैं। 2 सेल वाला बनाता हूँ, बिकॉज 60% जो 2 सेल पे रिलीज होता है ना, मुझे आपको जनरेटिव सेल भी दिखाना था क्योंकि उसके बीच का डिफरेंस भी आपको देखना ना। तो ये वेजिटेटिव सेल है, यहां से दिखा लो, और ये आपके पास जनरेटिव सेल है, ये इनर लेयर है। अरे यार क्या बनाई है इनर लेयर, कुछ नहीं, चलो ऐसे ही रहने देते हैं इनर लेयर को, दोबारा बना लेते हैं। ये लो इनर लेयर भी आपके पास बन गई। ठीक है, तो ये है आपके पास एक्साइन, इंटाइन, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा उसी के बेसिस पे डिफरेंस है। ये आपके वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है जो कि इरेगुलर शेप है, लार्ज है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है उसी के बेसिस पे हम डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं, उससे पहले डिफरेंस से पहले हम बात करेंगे जर्म पोर की। ये आपको डिफरेंस के बाद ही अच्छे से समझ आ पाएगा, तो पहले हम डिफरेंस ही पढ़ लेते हैं। इसका डिफरेंस पढ़ते हैं पहले, एक्साइन और इंटाइन का डिफरेंस यहाँ पे लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के बारे में। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के बारे में देखो, चौक हमने ऐसे ही लगे हाथ एक चौक खत्म कर दी है, हो सकता है उसको कहीं पार्ट वगैरह रखा हो, कहीं अवशेष। ठीक है, एक्साइन कैसी दिख रही है, आउटर दिख रही है, बाहर है ना, ये बाहर वाली एक्साइन है, अंदर वाली इंटाइन है, तो इनर है इसीलिए इसका नाम है इंटाइन। बाहर होती तो एक्साइन होता, तो ये इनर है। आउटर है तो ये हार्ड होगी, और ये रिलेटिवली या कंपैरेटिवली लेस हार्डर। कंपैरेटिवली ये कम हार्ड होगी, बट हार्ड तो होगी ही। क्यों? अच्छा, ये हार्ड क्यों है? क्योंकि ये बनी है किस चीज की? स्पोरोपोलेनिन की। स्पोरोपोलेनिन से क्वेश्चन आया है और आ भी सकता है। और ये किसका बना है? इंटाइन किसकी बनी है? इंटाइन बनी है सेल्यूलोस एंड पेक्टिन की। सेल्यूलोस एंड पेक्टिन इसकी बनी होती है इंटाइन। ठीक है, और सेल्यूलोस भी हार्ड तो होता है, चाहे माना उतना हार्ड नहीं है जितना स्पोरोपोलेनिन है, बट हार्ड तो है। अब हम स्पोरोपोलेनिन के बारे में बात करते हैं। जो मैंने स्टार लगाया है, ये किसका स्टार है? ये स्टार है आपके पास स्पोरोपोलेनिन का स्टार। स्पोरोपोलेनिन जो है वो मोस्ट हार्ड होता है, मतलब बहुत हार्ड है, इतना हार्ड कि इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड। इसको आप तोड़ ही नहीं सकते, किसी भी चीज से नहीं तोड़ सकते। बाय एनी एसिड, कोई एसिड ले लो, कोई एल्कली ले लो, कोई टेम्परेचर ले लो, है ना, किसी चीज से आप इसको तोड़ नहीं सकते, डिग्रेड नहीं कर सकते।
यार ये जो मैं लिख रहा हूँ आपको ये प्रॉपर विजिबल होता है? मेरे ख्याल से ऊपर वो एनी एसिड वगैरह नहीं विजिबल, इसलिए मैं देखने गया कैमरा में, मतलब फोन में, नॉट कैमरा, तो फोन के कैमरा में। ठीक है, तो ये एसिड एल्कली किसी टेम्परेचर वगैरह से डिग्रेड नहीं होगा, और इसीलिए हमने इसको यूज किया है, या ये पॉलन प्रिजर्वेशन में भी यूज हो सकता है या फॉसिल्स प्रिजर्वेशन में भी यूज हो सकता है। तो वो मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ, फॉसिल प्रिजर्वेशन, या ऐसा करते हैं इसको एज अ पॉइंट लिखवा दूंगा, इसको एज अ नोट लिखवा दूंगा, नोट के तौर पे इसको लिख लेते हैं। फिलहाल हम वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के डिफरेंस के बारे में भी बात करते हैं। चौक चेंज हो गई। वेजिटेटिव सेल आपको कैसा दिख रहा है? लार्ज सेल है विद लार्ज इरेगुलर न्यूक्लियस, ये रहा इसका इरेगुलर न्यूक्लियस। जनरेटिव सेल कैसा दिख रहा है? स्मॉल दिख रहा है, स्पिंडल शेप है, तिरछी सी शेप को हम बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड, ठीक है, स्मॉल स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म। टेपिटम के सेल्स में भी मैंने आपको बताया था कि उनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, इसका भी डेंस साइटोप्लाज्म है, ठीक है, विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड इट, और कैसा है, कहां पे है, फ्लोट कर रहा है, किसके अंदर, इट फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म, किसके साइटोप्लाज्म में, ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो ये वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा है, स्मॉल है, स्पिंडल शेप्ड है, डेंस साइटोप्लाज्म वाला है, और फ्लोट करता है जनरेटिव वेजिटेटिव सेल के अंदर। इट फॉर्म्स मेल गमीट by mitosis and hence called जनरेटिव सेल, इसीलिए इसको बोला है जनरेटिव सेल, इसीलिए इसको बोला गया है जनरेटिव सेल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एक्साइनेंटाइन, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल आपको क्लियर होगा। अच्छा, मैंने आपको बताया कि एक्साइन के पास स्पोरोपोलिन है, बट कहीं कहीं जगह पे वो स्पोरोपोलिन एब्सेंट है, इसीलिए एक्साइन कैसी लेयर हुई, एक्साइन हुई डिसकंटिन्यूअस लेयर, डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि कहीं कहीं पे तो है ही नहीं, और इंटाइन तो हर जगह प्रेजेंट है, इसीलिए ये हुई कॉन्टिन्यूअस। ऑलराइट, देख इंटाइन कैसी पूरी फैली हुई, एक्साइन में कहीं पे छेद है, ये छेद क्यों है, इट इज पार्ट ऑफ, जंप और बोलेंगे इसको, जो कि क्या है, पार्ट ऑफ आउटर लेयर, बाहर वाली लेयर में ही तो है, वेयर, कहां, जहां स्पोरोपोलिन एब्सेंट हो, स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, है ना, क्योंकि बाहर वाली लेयर स्पोरोपोलिन से बनी थी, और जहां पे वो स्पोरोपोलिन नहीं है वहां पे छेद हो गया, जिसको हमने बोला है जंप पोर। इसका फंक्शन क्या है वो मैं अगले पेज पे बता देता हूँ, क्योंकि ये पेज पूरा भर चुका है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये मैंने आपको स्पोरोपोलिन के बारे में बताया है, स्पोरोपोलिन के बारे में मैं अगले पेज में दोबारा लिखवा दूंगा, तो यहाँ से मिटाई देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे बड़ा हौच पौच हो जाएगा यहाँ पे, इतना कुछ लिखना है एक ही पेज पे, तो इसलिए मैंने मिटा ही दिया। अरे यार क्या गंदी एलर्जिक वो हो रही है इससे, चौक के डस्ट से। हाँ जी, तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैंने इसकी पिक्चर भी क्लिक कर दी है। अब हम अगले पार्ट पे चलते हैं, ठीक है, ये ऐसे ही रहने देता हूं मैं, जम्पोर का जितना लिखा हुआ उतना ऐसे रहने देते हैं। ला 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 ला, ये जम्पोर है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, एक मिनट यार मैं थोड़ी डार्क वाली चौक लेता हूँ, बिकॉज दो तरह की चौक्स हैं। अब मैंने ना यार उठा ली गलती से दूसरी, तो ऐसे वीडियो में बार बार चौक चेंज करना अच्छा नहीं लगता, बट अब तो लेनी ही पड़ेगी, डार्क वाली चौक ले लो, डार्क वाली चौक ले ली। फंक्शन क्या है इसका, इससे मैं लाइट लिखता हूँ ना तो भी डार्क ही लिखता है। इसका फंक्शन क्या है, क्यों बनाई गई ये,
देखो यार, इससे पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब बनेगी, है ना, पोलन ट्यूब, है ना, वो बनेगी ना ट्यूब। तो वो ट्यूब कहाँ से बनेगी, कहाँ से निकलेगी, वो निकलेगी कैसे, अगर इसके बाहर इतनी स्पोरोपोलिन वाली हार्ड सी लेयर है तो वो कैसे निकल पाएगी पोलन ट्यूब जर्मिनेशन के टाइम, तो वो यहाँ से निकलेगी। तो इसीलिए इसमें ऐसे जंप पोर बने हैं जहां से ये पोलन ट्यूब बन सके। एक्चुअली वो पोलन ट्यूब कुछ नहीं है, वेजिटेटिव सेल से ही इलोंगेट होकर बनी है। ये एक्चुअली पोलन ग्रेन क्या करेगा, चलो वो हम वहीं पे पढ़ेंगे जहाँ पे पोलन ट्यूब फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो फंक्शन इसका पढ़ लेते हैं। प्लेस फॉर पोलन ट्यूब इलोंगेशन, कि यार पोलन ट्यूब इलोंगेट हो सके। राइट, तो मेरे ख्याल से आपको जो मैंने बताया है समझ में आया है। नोट करके एक और चीज लिखिएगा अबाउट स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन इज वेरी हार्ड एंड cannot be degraded by any pH टेम्परेचर, किसी pH किसी टेम्परेचर, है ना, और किसी एल्कली किसी एसिड से डिग्रेड नहीं होगा। हेंस इसीलिए इट इज यूज्ड इन फॉसिल्स प्रिजर्वेशन। फॉसिल प्रिजर्वेशन में हम स्पोरोपोलिन को यूज करते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर है। जर्म पोर के बारे में भी हमने सब कुछ जान लिया, इसके बारे में भी जान लिया, इंटेन एक्सैन के बारे में भी जान लिया, वेजिटेटिव जनरेटर सेल के बारे में भी जान लिया। तो बस इसी सदा का पोलन ग्रेन वाला पार्ट कंप्लीट होता है, मतलब मेल वाला पार्ट अब कंप्लीट ही है। कुछ टर्म्स है पोलन ग्रेन से रिलेटेड, उनके बारे में अब हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो आप इसको देख लीजिए एक बार, राइट, इसको आप एक बार चेक कर लेना। सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। मेरे ना शायद जख्म वगैरह है कोई सिर में, मतलब क्या बताऊं, कोई सोचे जुए हैं तो जुए नहीं है, ठीक है भाई, खारिश ऐसी हुई है, जुए वगैरह नहीं है प्लीज। मेरे सिर पे तो एक्चुअली नो लाइस, लाइस मतलब जुए, क्या हम तो खुद ही जुए हैं। हेडिंग डालना, शायद ये चौक की एलर्जी से इतनी खारिश हो रही है ना। तो इसीलिए अब हम एलर्जी वाला एक टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसको हमने बोला है पोलन एलर्जी। तो एक्चुअली पोलन जो है वो एक एलर्जन है। एलर्जन माने जिससे एलर्जी हो रही है, जिससे एलर्जी हो रही है। आपकी बॉडी में कुछ सेल्स होते हैं, मास्ट सेल्स, जो कि जब कोई एलर्जन आपके कांटेक्ट में आ रहा है तो वो एक्टिवेट होकर कुछ सिक्रेशन सीक्रेट करेंगे। हर एलर्जन के साथ नहीं, कुछ एलर्जन के साथ, ठीक है। जैसे मान लीजिए चौक है तो मेरी बॉडी में कुछ सीक्रेट होगा। क्या सीक्रेट होगा? हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। वो कौन सीक्रेट करेगा? मास्ट सेल्स। कहाँ पता चलेगा? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे लिखना है, नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये जब वो ऐसी चीजें रिलीज करते हैं तो उससे हमारी बॉडी में कई सारी चीजें हमारे उसके एक्शन में निकलती हैं। क्या कि हमारी रनिंग आइज, है ना, वाटरी आइज, रनिंग नोज, नाक बहना शुरू हो गया, है ना, आंसू आ गए, कहीं इचिंग हो रही है, कहीं कुछ, है ना, इसको बोलते हैं एलर्जी। तो पोलन ग्रेन से भी होती है। तो पोलन ऑफ सम स्पीशीज कॉज, मतलब ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसे यार मैं देख रहा था कि इसकी लाइट दिख रही है, ऐसे हाथ पे कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। पोलन ऑफ सम स्पीशीज कॉज एलर्जी causing bronchital afflictions or in some cases even chronic respiratory diseases, respiratory disorders। कई बार हो सकता है ब्रोंकाइटल एफ्लिक्शन हो जाए, है ना, आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। और कई बार आपको क्रोनिक लॉन्ग टर्म चलने वाली डिजीज को बोलते हैं, है ना। तो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं आपको।
ठीक है, लाइक एस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, है ना, ये सारी बीमारियां आपको हो सकती है। इसका एक एग्जाम्पल बताओ कि किसके पोलन ग्रेन से आपको ये एलर्जी हो सकती है। पार्थीनियम, जिसको आप बोलते हैं पैरेट ग्रास, नहीं कैरेट ग्रास, कैरेट ग्रास। एक्चुअली ये हमारे अंदर था नहीं इंडिया में, ये एक प्लांट है जिसके पोलन ग्रेन से आपको बीमारियां हो सकती हैं। ये हमारे इंडिया में मिलता नहीं था। ये कहां से आया, ये कहां से आया? केम एज अ वीड, एक वीड की तरह, अननोन अनवांटेड प्लांट की तरह आया, अलोंग विद किसके साथ? अलोंग विद एक्सपोर्टेड वीट, जो हमने वीट एक्सपोर्ट किया उसके साथ, ठीक है। एंड नाउ इन्वेडेड इटसेल्फ, ठीक है, इन्वेडेड, अब ये पूरी तरह फैल गया एंड बिकेम यूबिक्विटस, मतलब अब हम इसको कहीं भी देख सकते हैं आसपास, चलते फिरते हमें कहीं न कहीं दिख ही जाएगा, है ना। ऑलराइट, तो ये एग्जांपल भी मैंने आपको पोलन एलर्जी का बता दिया, इसको नोट करिए, इसको नोट करो, मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर रहा हूं, ठीक है। पोलन एलर्जी है, ओके, मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। अरे यार, मतलब अचानक से इधर ही हो रही है, क्यों? इतनी एलर्जी के कारण ही हो रहा होगा मेरे ख्याल से, इस चौक से, बिकॉज पहले जो मैं दूसरी चौक यूज कर रहा था वो दूसरी कंपनी की थी, तो दोनों का हो सकता है मिक्स होके एलर्जी कॉज कर रहा हूँ। इट कैन बी पॉसिबल। आगे चलिए, पोलन न्यूट्रिशन। पोलन ग्रेन्स आर वेरी न्यूट्रिशियस, क्योंकि एक्चुअली में है क्या यार, प्लांट से बनी हुई एक चीज जो कि बहुत न्यूट्रिशियस है, एंड एनर्जी यील्डिंग, एनर्जी यील्डिंग मतलब जो खाएगा उसको बड़ी एनर्जी मिलेगी, एंड हेंस ईटन बाय एथलीट्स, एथलीट्स इसलिए खाते हैं ताकि वो तेज दौड़ सकें, है ना। रेसिंग हॉर्सेस, जिन घोड़ों को रेस में दौड़ाना होता है, तुबुक वो भी खाते हैं, उनको खिलाया जाता है जबरदस्ती। और इसके अलावा आपको सिरप, टैबलेट्स एटसेट्रा आर आल्सो अवेलेबल, वो भी अवेलेबल होते हैं। इसी को हमने बोला है पोलन न्यूट्रिशन। इसके बाद हम आते हैं पोलन प्रिजर्वेशन पे, कि हम पोलन को प्रिजर्व भी कर सकते हैं। आपको पता होगा जैसे स्पर्म बैंक्स होते हैं, आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, कि जब आपके पास कोई ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी हो रही होती है, मतलब जब मान लो कोई इनफर्टाइल कपल है ना, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, उसको बच्चे पैदा करने हैं, मान लो उसमें मीट बन नहीं पा रहा, तो हम किसी और का मीट लेंगे। वो कहाँ से लेंगे? हमारे पास उसके मीट का बैंक पड़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं, जैसे यहाँ पे होगा पोलन बैंक, ठीक है, वैसे ही स्पर्म बैंक्स होते हैं। आपने ये देखा भी होगा, आपने तो नहीं देखा होगा, मतलब किसी वेब सीरीज में, जो कि बड़ी फेमस वेब सीरीज होगी, मेरे ख्याल से भुवन बाम की थी, कोई ढिंढोरा थी शायद, ढिंढोरा में था क्या? हाँ, ढिंढोरा में ही था, ठीक है। वो स्पर्म डोनेट करता है, तो जो वट एवर इट्स देयर, ठीक है, वो तो चलो बात की बात है। बात की बात क्या, आपके लिए बात की बात है कैसे है, मतलब वो तो चलो अलग बात है, बट यहाँ पे आपको मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि जैसे स्पर्म के वो हैं, स्पर्म बैंक्स हैं, है ना, वैसे ही आपके पास पोलन बैंक भी है। तो मैं उसी को पहले लिखवा देता हूँ। पोलन बैंक, पोलन बैंक में हम पोलन को प्रिजर्व करके रख रहे हैं। पोलन्स प्रिजर्व्ड किसके अंदर रख रहे हैं? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रख रहे हैं। किस टेम्परेचर पे है वो लिक्विड नाइट्रोजन? बहुत ठंडे टेम्परेचर पे होती है, -196 डिग्री सेल्सियस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और साथ ही में इसको हम बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। फोटो क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि इसमें और कुछ बताने लायक है ही नहीं, रट्टा मारने वाला है, टेम्परेचर ही रट्टा मारने वाला है, बाकी क्रायो प्रिजर्वेशन तो क्या ही याद रखोगे। और ये याद रखना कि लिक्विड नाइट्रोजन है, बोले कोई गैसियस नाइट्रोजन तो नहीं है,
नहीं गैसियस नाइट्रोजन नहीं, लिक्विड नाइट्रोजन, बिकॉज ऑप्शंस आपको पेपर में ऐसे ही दिए जाते हैं, है ना, कि यार जैसे उन्होंने वो पूछ लिया था इस बार केमिस्ट्री में, चलो अब आपको पता नहीं होगा तो अभी क्यों नहीं पूछना है आपसे, फलिंग सॉल्यूशन के बारे में पूछा था, तो वो कैसे बनता है, उसमें सॉल्यूशन ए क्या है, बी क्या है, सॉल्यूशन ए एल्कलाइन है कि एक्वस है, ये पूछा था भाई, इसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगी मान लो। अब ना इससे गले में भी हो रहा है कुछ, इस चौक से, दोनों चौक से मेरे मिश्रण से हो रहा है, बिकॉज अगर मैं अलग अलग यूज करता था तो नहीं होता था। लास्ट चीज बची है पोलन से रिलेटेड, क्या थी, क्या चीज रहेगी, सब हो गया मेरे ख्याल, एक बार चेक कर लेता हूँ कुछ छूट ना गया हो यार, बिकॉज मेरे को लग रहा है कि पोलन ग्रेन से रिलेटेड एक चीज रहती है अभी। हाँ मैं वही बोलूं, पोलन वायबिलिटी। जैसे मान लीजिए स्पर्म की एक लाइफ होती है, ठीक है, वैसे ही पोलन ग्रेन की भी एक लाइफ है, पोलन ग्रेन की भी एक लाइफ होगी, ठीक है। वो लाइफ पीरियड कितने टाइम का है कि यार मान लीजिए प्लांट से वो पोलन ग्रेन निकला, उसके बाद वो मैक्सिमम कितने टाइम तक ऐसा रहेगा कि वो यार किसी को जर्मिनेट कर सके, ठीक है। मान लो इसके पोलन वायबिलिटी का टाइम पीरियड है 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स के बाद अगर ये कहीं पहुंच लैंड भी कर गया स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा किस में था, ओवरी के ऊपर होता है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे होता है, स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर जाता है और स्टिग्मा इसको फिर आगे का काम होता है, पोलन ट्यूब बनती है स्टिग्मा के अंदर, ठीक है। तो अगर वो लैंड कर भी गया ना 30 मिनट्स के बाद, तो वो नहीं बना पाएगा पोलन ट्यूब, इसी को हमने बोला वायबिलिटी पीरियड, कि अगर वो उस टाइम के पहले पहले पहुंच गया तो वो वायबल है, मतलब तो वो आगे जर्मिनेट करवा देगा, उसके बाद नहीं करवाएगा। तो टाइम आफ्टर विच द पोलन डू नॉट जर्मिनेट्स, जर्मिनेट नहीं कर पा रहा उसके बाद, is known as its viability period. ठीक है, ओके, तो इसको बोलते हैं वायबिलिटी पीरियड। रोजेसी फैमिली है ना, फैमिलीज के बारे में बताता। अच्छा एक चीज पहले याद रखो, वीट और राइस का जो ये है पोलन वायबिलिटी पीरियड दैट इज 30 मिनट्स, इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया 30 मिनट्स का। कोई हाफ एन आवर बोलते ना तो उसको भी घबराना मत, जैसे मैंने बोला कि यार रवि है, उसको इस साइड जाने में लग रहे हैं 1.5 घंटा, इस साइड वापस आने में लग रहा है 90 मिनट, ऐसा क्यों, तो घबराते घबराते सोच रहे हैं 1.5 घंटा 90, वो तेज चल रहा होगा, धीरे चल रहा है, पागल, 1.5 घंटा और 90 मिनट सेम होते हैं, बेवकूफ। रोजेसी लेगुमिनेसी एंड सोलनेसी फैमिली में RLC से LRS से याद रखो, LRS DRS होता है ना, वैसे ही LRS है। सोलनेसी में ये क्या है, फ्यू मंथ्स का होगा, मतलब कुछ महीने तक अगर वो रिलीज हुआ है तो जर्मिनेट कर पाएगा, आफ्टर दैट टाइम वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है। अच्छा एक और चीज होती है पोलन किट, उसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, जब आपको मैं पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा पोलन किट के बारे में, क्योंकि वो सारे प्लांट नहीं बनाएंगे, कोई कोई बनाएगा, ठीक है। तो बस इसको भी आप जल्दी से नोट करिए, क्विकली इसको आप नोट कर लीजिए, मैं इसकी पिक्चर क्लिक कर लेता हूं और इसको मिटा दिया जाएगा अब, क्योंकि अब हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे एंड साथ ही में आपको होमवर्क भी दे देंगे। होमवर्क में मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या आपको डीपी प्रोवाइड करनी है आज की नहीं करनी है ना, बिकॉज क्या है ना, डीपीपीज आपकी पहले से बनी हुई हैं, तो मुझे देखना है कि क्या वो आपको आज देने लायक है कि नहीं है। डीपीपी नंबर 2 1 तो हमने देख दी थी आपको, है ना। बिल्कुल सही, आप डीपीपी नंबर 2 कर सकते हैं, उसमें 20 क्वेश्चन है। पिछले डीपीपी में 12 क्वेश्चन थे, 12 नॉट 12 क्वेश्चन थे। तो टोटल आपके पास मेल पार्ट में से ही, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से ही आपके पास देखो हमने 30 क्वेश्चन आपको 30 से ज्यादा ही करवा दिए हैं, और 3 ही लेक्चर्स हुए हैं अभी। तो होमवर्क में डीपीपी नंबर 2 आपको सॉल्व कर लेनी है, एंड साथ ही में रिवाइज करके रखने हैं ऑल प्रीवियस लेक्चर्स, सारे प्रीवियस लेक्चर्स को रिवाइज करके रखिएगा।
कल से हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये तो हो गया होमवर्क। अब हम आते हैं कहाँ पे, अब हम आते हैं लेक्चर के उस पार्ट में जिस पार्ट में हमने एनसीईआरटी रीडिंग करनी है। अब हम एनसीईआरटी रीडिंग कर लेते हैं, है ना। अच्छा, इसका सॉल्यूशन भी आपको यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगा। एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेते हैं। हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से पढ़ना था आगे का। तो एज द एंथर डेवलप, पेज नंबर है 21 ओल्ड एनसीईआरटी, द सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगोस मेयोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स थे जो कि हमने बोला पीएमसी है, उसमें क्या होता है, डिवीजन होती है मेयोसिस, जिससे बनता है माइक्रोस्पोर का टेट्राड। प्लॉइडी पूछी गई तो वो तो आपको पता है हैप्लॉइड होंगे। नेक्स्ट, as each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to the microspore tetrad, यही लाइंस आपको सेम लाइन आपको कल लिखवाई नोट्स में। each one of is potential pollen और microspore mother cell, हर एक जो है वो पीएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल या एमएमसी, ठीक है। the process of formation of microspore from pollen mother cell is called microsporogenesis. the microspore as they are formed are arranged in cluster of 4 cells, 4 सेल का क्लस्टर होता है जिसके बाहर कैलोस एंजाइम होते हैं, कैलोस शुगर होती है, ठीक है। और उसको हमने क्या बोला था, माइक्रोस्पोर का टेट्राड बोला था। मेरे को लग रहा है कि पिंपल्स वगैरह है कुछ ऐसे, है ना, आउटग्रोथ दिख रही हैं। चलो देखते हैं। As the anther mature and dehydrate, the pollen microspore dissociate from each other and develop into pollen grain. जैसे ही एंथर जो है वो मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, माइक्रोस्पोर डिसोशिएट हो जाएंगे एक दूसरे से और पोलन ग्रेन बना लेंगे, तो पता है आपको, है ना। तो ये आप आगे आइए, पोलन ग्रेन पे आते हैं। पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट। ये मैंने अभी लिखवाया नहीं है, ये मैं आपको अभी नहीं लिखवाया, मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट, ये चीज आप नोट कर लीजिए, ये चीज आपको नोट करने वाली है जो कि मैंने आपको नहीं लिखवाई है क्योंकि ये डाटा बेस्ड थी, है ना, मतलब फालतू का डाटा था इसमें, जो कि पूछने के चांसेस तो कम ही है, बट स्टिल नोट कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। पोलन क्या है, कैसा है, स्फेरिकल है और 20 से 25 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है, ठीक है। कितना गंदा लिखा गया है, कितना गंदा लिखा गया है ना। Hard outer layer, the exine is made up of sporopollen, most resistant organic matter known. It can high temperature, strong acid, alkali. No enzyme can degrade pollen grain enzyme. Exine has prominent aperture called germ pore. Sporopollen absent है। pollen grain are well preserved as fossils because of sporopollen. सब कुछ आपको लिखा दिया गया है। आगे देखिए, the thin inner wall is in time, thin है, continuous layer of cellulose और pectin से बनी होगी, ठीक है। साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तो पता ही है ना। जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा उसमें 2 सेल्स होंगे, वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ा होगा, अबंडेंट होगा, फूड रिजर्व वाला होगा बिकॉज उसके अंदर वैक्यूम है तो फूड रिजर्व तो होंगे ही। एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होगा। जनरेटिव सेल्स छोटा होगा, फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस ऑफ, कहां गया, ऑफ वेजिटेटिव सेल। स्पिंडल शेप्ड है, डेंस साइटोप्लाज्म है, 60% में 2 सेल स्टेज में जा रहा है, बाकी जो बचे हुए हैं उनमें माइटोसिस करके 3 सेल स्टेज बना देता है। Pollen grain of many species called severe allergies and bronchial afflictions called, उससे chronic respiratory disorders हो सकते हैं, asthma, bronchitis. It may be mentioned that Parthenium और carrot grass जो कि imported weed के साथ आया था, अभी वो ubiquitous है, वो भी pollen allergy करवाता है। Next, rich in nutrients, क्योंकि वो food supplements की तरफ यूज होता है, tablets में, syrups में, और athletes और race horses भी लेते हैं। लास्ट में आपको ये लिखा हुआ मिलेगा। फिर है pollen viability. The period for which pollen remains viable is very variable and some extent depends on the temperature and humidity. इंपॉर्टेंट टू नोट, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग pollen viability, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड जो pollen viability है ये जो है वो वेरिएबल होगी, वेरिएबल होगी। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दी है। In some members, अच्छा ये देखिए आगे, in some cereals such as rice and wheat, it lose viability within 30 minutes of the release. तो 30 मिनट्स तक ही वो वायबल रहेगा। बाकी रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलानेसी में मंथ तक रहेगा, फ्यू मंथ्स, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसे ह्यूमंस में होती है ना, वैसे ही इनमें हमने कुछ पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखा है अंदर हाई लो टेम्परेचर, लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। पोलन बैंक बोलते हैं, जो कि हम बाद में यूज कर सकते हैं ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए, प्लांट ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो है आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये आपके पास अभी कल का लेक्चर है, कल के लेक्चर में हम फीमेल वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट कर देंगे।
टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग द प्रीवियस नहीं, फीमेल पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव। अच्छा मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ, क्या पता आपको डीवीपी नंबर 3 भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं डीवीपी नंबर 3 नहीं, डीवीपी 3 तो आप नहीं कर पाओगे। डीवीपी 3 कैन नॉट बी डन बाय यू। ठीक है, तो डीवीपी 3 अभी आप नहीं कर पाओगे, डीवीपी 2 तक ही करिएगा। ठीक है, तो चल ये बस मिलते हैं हम कल। मैं एक बार इसकी भी पिक्चर क्लिक कर लेता हूँ। राइट, सो वैसे तो आज हमने काफी कुछ पढ़ लिया, मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीता राम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।